नमस्कारम। मैं मार्तंड कुमार संस्कृत मार्तंडेश संस्कृत चैनल में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने आप लोगों को संस्कृत का जो संधि प्रकरण है उसका परिचय दे दिया था। उसी प्रकरण में आज जो पहली संधि है स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं, कौन कौन सी संधियां हैं, किस संधि का क्या सूत्र है, और फिर एक एक संधि को लेकर के हम विस्तृत विचार करते चलेंगे, विस्तृत चर्चा करते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे और पढ़ाते चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं संधि का प्रकरण। लेकिन निवेदन फिर वही आपसे कि संस्कृत मार्तंड को शेयर करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा। वादा करता हूँ कि संस्कृत में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संस्कृत मार्तंड पे भरोसा रखिएगा। आइए, तो स्वर संधि का प्रकरण है और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो यहाँ की जानने की है वो बात यह है कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। हिंदी वाले 5 बताते होंगे ना, लेकिन आप जान लीजिए कि स्वर संधि के संस्कृत में 8 भेद होते हैं। ना तो 7 ना तो 9, ना तो कम ना तो ज़्यादा, 8 तो 8 भेद होते हैं। इस बात को जानते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद जो इसमें संधियों के प्रकरण में सबसे पहली संधि है वो दीर्घ संधि है। दूसरी संधि का नाम यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है और पर रूप संधि है। इसके बाद एक पर सवर्ण संधि है, पर सवर्ण संधि भी है, लेकिन फिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा और वो पूछी भी नहीं जाती है। अब सारी संधियां जो हमने लिखा है इनका सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो दीर्घ संधि का सूत्र आया क्या, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर संधि का नाम लिखा है दीर्घ और इस सूत्र में बाद में क्या मिला, दीर्घा, यानी जिसमें मिला दीर्घा वो कौन है, दीर्घ संधि। पहचान मिला कि नहीं मिला। यण संधि आया तो यहाँ पर क्या आया, इको यण ची। यण संधि का सूत्र क्या है, इको यण ची। तो यहाँ पर यण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्या पहचान हो गई, ये यण संधि का है, मिला। अच्छा, तीसरा है गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः। तो यहाँ पर लिखा है गुणः, इसका मतलब ये कौन संधि हो गई, गुण संधि हो गई। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धिरेचि। तो यहाँ पर वृद्धि मिला, इसका मतलब ये कौन संधि हो गई, तो वृद्धि संधि हो गई। अयादि संधि का सूत्र क्या है, एचो अयवायावः, एचो अयवायावः। तो ये किस संधि का सूत्र हो गया, अयादि संधि का हो गया, क्योंकि यहाँ पर अय आ रहा है। क्या आ रहा है, अय आ रहा है। अगला है पूर्व रूप संधि और पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति। और अगली जो संधि है पर रूप संधि, इसका नाम है एंगि पर रूपम। तो यानी कि संधि में जो सूत्र आया है इन सूत्रों के अनुसार हम संधियों की पहचान कर सकते हैं। और अधिकतर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो बदल रहा है, इसलिए किस संधि में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खास करके टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। मैं ऐसे बिंदुओं को पढ़ा रहा हूं जो टेट में भी उतना ही काम देगा जितना कि सुपर टेट में काम देगा। तो ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वथा उपयोगी है, टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। जानिएगा, फिर से एक बार देखते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि, इको यणचि, यण संधि, आद गुणः, गुण संधि, वृद्धिरेचि, वृद्धि संधि, एचो अयवायावः, अयादि संधि, एंगः पदान्तादति,
पूर्व रूप संधि, एंग पर रूपम पर रूप संधि। ये रहा पूरा का पूरा संधियां, और संधियों में किस संधि में कौन सा सूत्र लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद मैं एक एक संधि की व्याख्या करता चलूँगा और एक एक संधि के बारे में आपको अच्छी तरह से बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। ठीक है ना बेटा? तो चलिए, यहाँ पर हमने आप लोगों को संधियों के सूत्र और संधियों के बारे में बता दिया है। अब एक एक संधि की हम व्याख्या करते चलेंगे आपके सामने। आप इसको देखते चलिएगा और समझते चलिएगा कि किस संधि में क्या बात कही गई है, कहाँ पर क्या बात समझाई गई है। इसे भली भांति आप जानते चलिएगा, समझते चलिएगा। तो सबसे पहली जो संधि आपकी आती है बेटा, जो सबसे पहली संधि आती है वो संधि कौन सी है तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या पड़ता है तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है आपका अकः सवर्णे दीर्घः। क्या सूत्र होता है तो आपका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो अकः सवर्णे दीर्घः आपके सामने लिखा है, इसमें 3 पद है। तो पहले पद का नाम क्या है? पहले पद का नाम है अक, दूसरे पद का नाम है सवर्ण, और तीसरे पद का जो नाम है वो क्या है? दीर्घ। यानी अक, सवर्ण और दीर्घ 3 पदों से मिलकर के बना है अकः सवर्णे दीर्घः। इसमें अक क्या है तो अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है तो अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री और री। बात समझ रहे हैं? पूरी बात स्पष्ट रूप से समझते चलिएगा कि स्वर संधि में, स्वर संधि के जो 8 भेद हैं उसमें पहला भेद दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा है। अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र 3 पदों से मिलकर बना है, अक, सवर्ण और दीर्घ, जिसमें अक क्या है तो अक एक प्रत्याहार है। इस अक प्रत्याहार में क्या मिलता है तो आ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण मिलते हैं। सवर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण। क्या होता है तो सवर्ण का मतलब समान वर्ण होता है। और एक बात जानिएगा सवर्ण के बारे में, इसके बारे में कहा गया है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी यही जान लीजिए कि तालु आदि उच्चारण स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, तालु इत्यादि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। वे वर्ण परस्पर माने एक दूसरे के प्रति, सवर्ण परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। ये बात भी यहाँ जान लेना बहुत ही आवश्यक है। सवर्ण क्या है तो सवर्ण का सूत्र क्या हुआ, सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या हुआ, इस बात को जान लीजिएगा कि ये जो सूत्र हमने लिखा है ये सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम बात क्या कहता है कि तालु आदि उच्चारण स्थान, तालु, कंठ, मूर्धा ये सब उच्चारण स्थान है ना, तो तालु आदि उच्चारण स्थान तथा
आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं वे वर्ण परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। कैसे इसको समझेंगे? जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री और री के बाद री। तो ये सब क्या है? परस्पर सवर्ण है, यानी समान वर्ण है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? तो दीर्घ का मतलब बड़ा या बड़ा स्वरूप, बड़ा स्वरूप। ठीक है ना? अब इसको पूरा का पूरा हम स्पष्ट कर देते हैं, एक ग्राफ बना देते हैं। उस ग्राफ को भी समझिएगा कि आ धन आ बराबर बड़ा आ। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, फिर री धन री बराबर दीर्घ री, और री क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता, धन री बराबर भी दीर्घ री होता है। इसको जानिएगा क्योंकि दीर्घ री कभी नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जानिएगा कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ये पूरा का पूरा कंटेंट जो दिया है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आती है तो दोनों की जगह पर बड़ी री हो जाता है। और री के बाद री आने पर या री के बाद री आने पर दोनों की जगह दीर्घ री होता है। क्यों होता है? क्योंकि री और, ये नोट करके नोट कर लीजिएगा कि री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। कई बात हम बताते चलते हैं, जहाँ पर भी कोई प्रकरण आ जाता है वहाँ हम उस बात को स्पष्ट करते चलते हैं। यहाँ पर हमने सवर्ण की बात आई तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम की पूरी बात कह दी, और यहाँ पर री और री का योग होगा तो दीर्घ री बनेगा। ये बात भी हमने बता दिया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। यद्यपि कि दोनों का उच्चारण स्थान अलग होता है, लेकिन फिर भी री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये बात जानते रहिएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इतना का पूरा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये पूरा का पूरा दीर्घ संधि का स्ट्रक्चर हमने आप लोगों के सामने बना दिया है। इसको समझते चलिएगा कि अकास वर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का सूत्र है। अकास वर्णे दीर्घा 3 बिंदुओं से मिलकर बना है, 3 पदों से मिलकर बना है। अक सवर्ण और दीर्घ। अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ यू रील री। सवर्ण का मतलब समान वर्ण यानी वही वर्ण फिर मिलने पर दीर्घ यानी उसी का बड़ा स्वरूप या दीर्घ रूप हो जाता है। कैसे? जैसे आप धन आ बराबर बड़ा, ई का योग ई से होने पर बड़ी ई, ऊ का योग ऊ से होने पर बड़ा ऊ, री का योग बड़ी री से होने पर बड़ी री, और री का योग होने पर बड़ी री नहीं होता क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए दोनों की जगह पे बड़ी री हो जाता है। अब ये दोनों की जगह पर बड़ी री क्यों होगा?
क्योंकि री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इतनी बात आप लोगों ने जान लिया। अब आ से बड़ा आ कैसे बनेगा, और यहाँ तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की भी व्याख्या हमने आपके सामने की है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब एक एक उदाहरण लेकर के चलते हैं और एक एक उदाहरण आपको अच्छे से समझाते चलते हैं, आप समझते चलिएगा। और इसको ध्यान पूर्वक जब एक बार आप समझ लेंगे तो कभी आपको दोबारा दीर्घ संधि पढ़ने और समझने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके अंतर्मन में पूरी तरह से उतर जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए, जैसे आपने एक शब्द लिया देवालय। क्या शब्द लिया? देवालय। क्या शब्द लिया आपने? शब्द लिया आपने देवालय। अब देवालय में विच्छेद कहाँ से करना है इसको भी जानना जरूरी है। तो जहां पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा री मिले, यानी किसी भी शब्द में जहां पर बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा री मिले, वहीं से हमें काट देना है, उसे अलग कर देना है। तो पहला पद बन गया आपका देव और दूसरा पद बन जाता है आपका आलय। अब आप कहेंगे सर ये स्वर संधि है तो देव का वा आया, इसमें स्वर कहाँ है? तो आप जानते हैं कि व्यंजन सदैव हलंत होता है। व्यंजन सदैव हलंत होता है और प्रत्येक पूर्ण व्यंजन में आ छिपा होता है। तो इसको समझने के लिए हम अलग कर लेंगे। जब देव के वा को हलंत करेंगे तो इसमें निहित जो आ है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आलय में भी बड़ा आ है और बाद में क्या बच जाएगा? लय। अब आप देख रहे हैं कि ये देव का आ है, ये आलय का आ है, यानी छोटा आ का योग किससे हो रहा है? छोटा आ का योग बड़ा आ से हो रहा है। अतः ये दोनों सवर्ण होने के कारण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र, क्योंकि पहला आ जो है ये भी अक प्रत्याहार का वर्ण है, दूसरा आ जो है ये भी अक प्रत्याहार का वर्ण है और दोनों की जगह पे बड़ा आ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि देव जो शब्द था ये हलंत यहाँ पर है, इन दोनों की जगह क्या हो गया? देवा। और यहाँ क्या बचा है? लयः। लाय के मिला दिया तो क्या बन गया? देवालय बन गया। ठीक है ना। इसीलिए इसी तरह आप और क्या बना सकते हैं? वेदालय बना सकते हैं। तो पहला बन गया वेद और दूसरा बन गया आलय। ठीक है ना। इसी तरह आप क्या बना सकते हैं? पुस्तकालय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पुस्तकालय बना सकते हैं। तो पहला पद बन गया पुस्तक, पहला पद बन गया पुस्तक और दूसरा क्या बन जाएगा? आलय। बोलो बन जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा एक पद और ले लेते हैं विद्यालय। क्या ले लेते हैं बेटा? विद्यालय। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला पद हो जाएगा विद्या और दूसरा पद क्या बन जाएगा? आलय बन जाएगा। और इस तरह से आ से या मिल करके क्या बनेगा? बड़ा आ का निर्माण कर देगा। इसका उदाहरण है वेदालय, पुस्तकालय, विद्यालय और देवालय। ये बात आपको पूरी समझ में आई। अच्छा, अब आ मिल के बड़ा आ बनाने की प्रथा तो हमने आपको इन उदाहरणों में बता दी। अब ई मिल के बड़ी बनेगा कैसे? ई मिल के बड़ी कैसे बनेगा इसको देखेंगे। ठीक है ना। तो ई मिल के बड़ी कैसे बनेगा इसका भी उदाहरण आप देखेंगे और अच्छे से स्पष्ट होगा आप लोगों का। ये बात भी आप जानते रहिएगा। जैसे आपने कहा कपीसः। क्या शब्द कहा आपने? एक शब्द आपने ले लिया कपीसः। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने शब्द लिया कपीसः। क्या शब्द लिया? तो शब्द आपने ले लिया कपीसः। अब इसको अलग करेंगे क्योंकि पा में बड़ी की मात्रा लगी है तो यहीं से ये कट जाएगा। तो पहला पद बन गया आपका कपि और दूसरा पद बन गया क्या आपका? तो दूसरा पद बन गया ईशा।
अब इसे और सरल कर लेंगे। तो जब आपने कप कर दिया तो इसमें जो ई था वो बाहर आ गया और ईसा में बड़ी ई है और सबसे बाद में क्या बच गया, शाह। अब आप देख रहे हैं कि कपि में जो ई था ये और ईसा में जो बड़ी ई है दोनों की जगह है, यानी कपि का ई और ईसा का ई दोनों की जगह क्या हो गया, तो दोनों की जगह एक बड़ी ई हो गया। क्या हो गया बेटा, दोनों की जगह एक बड़ी हो गया। जब दोनों की जगह पर एक बड़ी हो गया तो कप के पा में जब बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा कपि, और यहाँ क्या बचा, शाह बचा, उसे ला करके आपने रख दिया तो ये क्या बन गया आपका, कपीशाह बन गया। इसी तरह अगर आपको हल करना है गिरीशाह, क्या हल करना है बेटा, गिरीशाह हल करना हो तो पहला पद बन गया आपका गिरी और दूसरा पद बन गया क्या, ईशाह, और इसी नियम को आप फॉलो करेंगे तो बन जाएगा आपका गिरीशाह, बन गया। चलिए अब आ मिल के बड़ा कैसे बना, ई मिल के बड़ी कैसे बनी। अब आप देखेंगे कि ऊ मिल के बड़ा ऊ कैसे बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो ऊ मिल के बड़ा ऊ कैसे बनेगा, अब हम इसको देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि ऊ मिल के बड़ा ऊ कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे आपने कहा विष्णुदयः, तो देखिए आप लोगों ने अभी तक देखा कि आ मिल के बड़ा बना, फिर ई मिल के बड़ी बना, फिर ऊ मिल के बड़ा ऊ कैसे बनेगा, इसका उदाहरण देखते हैं। विष्णुदयः है आपका शब्द है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड़ा में, विष्णु के ड़ा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहीं से अलग कर देंगे तो पहला पद बन गया हमारा विष्णु और दूसरा पद बन गया आपका उदयः। पहला पद बन गया विष्णु, दूसरा पद बन गया उदयः। अब इसको हम अपने समझने के लिए सरल कर लेंगे यूं कि विष्णु के ड़ा में हलंत किया तो इसका ऊ बाहर आ गया, उसके बाद उदयः का ऊ है और उसके बाद क्या बच रहा है आपका, दयः बच रहा है। स्पष्ट हुआ। विष्णु का ऊ और उदयः का ऊ, इन दोनों की जगह पर एक क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या हुआ कि विष्णु में जब बड़ा ऊ लग गया तो क्या बन गया, विष्णु बन गया। यहाँ क्या बचा है, दयः, ला के रख दिया तो बन गया क्या, विष्णुदयः। इसी तरह आप क्या बना लेंगे, भानुदयः। अगर आपको भानुदयः बनाना है तो कैसे बनेंगे, भानु, पहला पद बन गया भानु और दूसरा पद बन गया उदयः। भानु में ऊ है, उदयः में ऊ है, दोनों की जगह बड़ा ऊ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भानुदयः बन जाएगा। बात समझ में आया। अब री वाला कैसे बनेगा, यानी री रे मिल के दीर्घ री कैसे होगा, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि री रे मिल करके दीर्घ री कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं कि री री बन के मिल के दीर्घ री कैसे बनेगा, इसके बारे में देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा ही अच्छा शब्द लिया आपने, मातृकारः। क्या शब्द लिया आपने, शब्द लिया मातृकारः, ठीक है ना। मातृकारः शब्द लिया तो यहाँ पर दो री है, यहीं से अलग होगा। पहला पद हो जाएगा मातृ और दूसरा पद हो जाएगा ऋकारः, मातृधन ऋकारः हो गया। जब इसे और सरल करेंगे तो मातृ करेंगे, इसका री बाहर आ जाएगा, फिर ऋकारः का री बाहर आ जाएगा और बाद में क्या बच जाएगा, कारः। अब मातृ के ता में जो री लगा है और ऋकारः में जो री लगा है, इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की जगह पर दीर्घ री हो जाएगा। तो ये मातृ बना और दीर्घ री हो गया तो क्या बन गया, मातृकारः। इसी तरह से एक उदाहरण आप और हर कर सकते हैं, होत्रिकारः। क्या कर सकते हैं बेटा, तो होत्रिकारः कर सकते हैं।
इसमें विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, होत्रिधन ऋकारः हो जाएगा और इसी तरह बन जाएगा आपका होत्रिकारः। बात समझ में आया? तो ये रहा पूरा का पूरा स्वर संधि का दीर्घ संधि प्रकरण, और दीर्घ संधि हमने आप लोगों को विधिवत रूप से पढ़ाया। अब इसके बाद यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, एक एक संधियों को देखिए। एक वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन एक वीडियो जो आप पढ़ेंगे वो पूर्णता के साथ पढ़ेंगे, ये बात जानते रहिएगा। आप संस्कृत मार्तंड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। संस्कृत मार्तंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कह करके इस चैनल में जोड़िए, संस्कृत मार्तंड में जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कृपा बनाए रखें, दुआओं में याद रखें। नमस्कार, धन्यवाद।